हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक अपवाह तंत्र। ईवीएस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो क्लास हमारी आज की थ्योरी क्लास है, ये इसके बाद में हम यहाँ से प्रैक्टिस भी देंगे इस टॉपिक के ऊपर। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास को, जिसमें बात की जाएगी सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो देखते हैं सिंधु नदी तंत्र किन किन नदियों को लेकर बनाया जाता है। तो पहला पॉइंट है हमारा इसमें, सिंधु नदी तंत्र में सिंधु व उसकी सहायक नदियों को शामिल किया जाता है। सिंधु नदी तंत्र में सिंधु और उसकी सहायक नदी इसमें शामिल की जाती हैं। सहायक नदी में कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। सही है, इन 5 नदियों को जो है सिंधु नदी तंत्र में शामिल किया जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी, इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत में मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है। अच्छा, यहाँ से तिब्बत के पठार होते हुए दमचोक स्थान पर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में प्रवेश करती है। भारत में कहाँ से प्रवेश करती है सिंधु नदी? दमचोक स्थान से, जो कहाँ पर है हमारा? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है। अच्छा, लद्दाख का लेह नगर इसके किनारे पर स्थित है। लेह नगर किसके किनारे पर स्थित हुआ हमारा? सिंधु नदी के किनारे पर लेह नगर स्थित है। अब बात करते हैं सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है इसकी? 2880 किलोमीटर, जिसमें भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। अच्छा, फिर यह कराची, पाकिस्तान, ठीक है, कराची के निकट अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ये सिंधु नदी कहाँ जाकर गिरती है? अरब सागर में, कराची के निकट। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज इसकी सहायक नदियाँ हैं। आगे देखते हैं चेनाब नदी के बारे में। चेनाब नदी, इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश राज्य में बारालाचला दर्रे से चंद्र व भागा 2 नदियों के रूप में होता है। कहाँ से होता है? बारालाचला दर्रे से। चंद्र और भागा 2 नदियाँ हैं, उन दोनों के मिलने से इसका उद्गम होता है। ठीक है। चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? बगलिहार परियोजना, दूसरी सलाल परियोजना, और एक परियोजना और है जिसका नाम है दुलहस्ती परियोजना। ठीक है। तो इस नदी पे जो है 3 परियोजनाओं का निर्माण किया गया है, बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना और दुलहस्ती परियोजना। इस नदी की कुल लंबाई 940 किलोमीटर है। कितनी लंबाई हुई इस नदी की? 940 किलोमीटर। और इस नदी का जो प्राचीन नाम है वो है अस्कनी, जो हमारे वेदों में दिया गया है। इसका प्राचीन नाम क्या हुआ? अस्कनी। आगे है झेलम नदी। इस नदी के बारे में देखते हैं। इसका उद्गम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में बेरीनाग झरने से हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहाँ से हुआ है इसका उद्गम? बेरीनाग झरने से। ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अच्छा, उसके बाद देखेंगे यहाँ से झेलम नदी जम्मू कश्मीर व पाकिस्तान में बहने के बाद चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। झेलम नदी कहाँ मिलती है? चेनाब नदी में। झेलम नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में वुलर झील निर्मित है। वुलर झील कहाँ निर्मित है? झेलम नदी के किनारे। और वुलर झील कहाँ पर हुई? जम्मू कश्मीर में, जो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत में कौन सी है? वुलर झील। और कहाँ है ये? जम्मू कश्मीर में। ठीक। झेलम नदी पर तुलबुल व उरी परियोजना का निर्माण किया गया है। तो इस नदी पर, झेलम नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? 2 परियोजनाएं यहाँ पर बनी हुई हैं, एक तुलबुल परियोजना और एक उरी परियोजना। दोनों का निर्माण किया गया है इस पर। झेलम नदी की प्रमुख सहायक नदी किशनगंगा है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? किशनगंगा। अच्छा, इस नदी की लंबाई कितनी है? 725 किलोमीटर। और इसका जो प्राचीन नाम है झेलम नदी का, वो हो जाता है वितस्ता।
प्राचीन काल में इसको किस नाम से जानते थे? वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता था। अब बात करेंगे अगली नदी के बारे में, ये है रावी नदी। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश राज्य में, किस राज्य में होता है इसका उद्गम? हिमाचल प्रदेश राज्य में। और कौन से दर्रे से? रोहतांग दर्रे से। रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है, जो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अच्छा, यहाँ से हिमाचल प्रदेश व पंजाब राज्यों में बहने के बाद, सही है, दो राज्यों में बहती है ये, हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्यों में बहने के बाद पाकिस्तान में जाकर कहाँ मिल जाती है? ये चेनाब नदी में मिल जाती है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों राज्यों में बहने के बाद पाकिस्तान में जाकर के चेनाब नदी में मिल जाती है। ये बात समझ आई? चल देखते हैं फिर आगे। रावी नदी पर थीन बांध या फिर रणजीत सागर बांध का निर्माण किया गया है। कौन कौन से बांध है इस नदी पर? रावी नदी पर एक तो थीन बांध और दूसरा है हमारा रणजीत सागर बांध। अच्छा, बात करते हैं आगे। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर। रावी नदी की लंबाई हुई 720 किलोमीटर। और प्राचीन नाम इसका है पुरुषणी। प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था इसको? पुरुषणी नाम से जाना जाता था। अगली नदी के बारे में बात करेंगे। नदी है हमारी सतलज नदी। सतलज नदी के बारे में बात करते हैं हम। इसका उद्गम मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील से होता है। कहाँ से होता है ये? राकसताल झील से, जो मानसरोवर झील के निकट स्थित है। यहाँ से हिमाचल राज्य में शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। कहाँ से भारत में एंट्री करती है ये नदी? सतलज नदी शिपकिला दर्रे से, जो कहाँ पर है? हिमाचल राज्य में है। शिपकिला दर्रा हमारा स्थित है हिमाचल राज्य में। और हिमाचल प्रदेश व पंजाब राज्यों में बहने के बाद, कौन कौन से राज्यों में? हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों राज्यों में बहने के बाद पाकिस्तान में जाकर चेनाब नदी में मिल जाती है। ये नदी भी कहाँ मिलती है? चेनाब नदी में। सतलज नदी भी चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर। और इसका प्राचीन नाम हो जाता है शतुद्री। ठीक है, प्राचीन काल में इसको शतुद्री के नाम से जाना जाता था। इस नदी पर भाखड़ा और नागल बांध परियोजनाएं स्थित है। दो परियोजनाएं हैं ये। कौन कौन सी? भाखड़ा नागल बांध परियोजनाएं। ठीक है, किस नदी पर स्थित है ये? सतलज नदी पर। बात करेंगे अगली नदी की। नदी है हमारी व्यास नदी। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश राज्य में रोहतांग दर्रे के निकट कहाँ से होता है? व्यास कुंड से। किसके निकट? रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से होता है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्यों में बहने के बाद हरीके बैराज के पास में कहाँ जाकर मिलती है ये? सतलज नदी में मिल जाती है। सही है, व्यास नदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्यों में बहने के बाद हरीके बैराज के पास सतलज नदी में मिल जाती है। आगे, व्यास व सतलज नदियों के संगम पर, सही है, व्यास और सतलज नदियों के संगम पर पंजाब राज्य में हरीके बांध का निर्माण किया गया है। हरीके बांध किस राज्य में है? पंजाब राज्य में। ठीक है, और किन किन नदियों पर? व्यास और सतलज नदियों पर यह स्थित है। अच्छा, जिससे इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। हरीके बांध से कौन सी नहर निकाली गई है? इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। और व्यास नदी की लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर। क्लियर हुआ? और इस नदी का प्राचीन नाम है बिपाशा। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या हो जाता है? बिपाशा नदी। अगली नदी है, अच्छा, एक सिंधु जल समझौता हुआ था ये, जो सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं उनको लेकर के। ठीक है, तो इसके बारे में भी देखते हैं क्या इसमें कहा गया था, उस समय क्या समझौता हुआ था। देखो, सिंधु नदी तंत्र की नदियों के जल के बंटवारे से संबंधित यह समझौता सितंबर 1960 में हुआ था। सही है, सितंबर 1960 में सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। और कहाँ हुआ था ये? पाकिस्तान के कराची स्थान पर हुआ था। क्लियर हुआ? पाकिस्तान के कराची स्थान पर सितंबर 1960 को सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। अच्छा, ये किस किस के बीच में हुआ था ये?
इस समझौते में भारत की ओर से तत्कालीन उस समय जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू एवं पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे उस समय, अयूब खान ने भाग लिया था। भारत की ओर से भाग लिया था सिंधु जल समझौते में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इसमें भाग लिया था। क्लियर हुआ। अच्छा, उसके बाद क्या है, इस समझौते के अनुसार, सिंधु समझौते के अनुसार सिंधु, झेलम और चेनाब ये 3 नदियों के जल का जो प्रयोग करेगा वो कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा। सही है। इस समझौते में तय हुआ था कि जो सिंधु नदी है और झेलम नदी है और जो चेनाब नदी है, इन तीनों नदियों के जल का प्रयोग पाकिस्तान करेगा, और रावी, व्यास और सतलज नदियों के जल का प्रयोग कौन करेगा, भारत करेगा। ठीक है, ये इसमें समझौता हुआ था। 3 नदियाँ इन दोनों देशों ने ले ली थी। अच्छा, इसके बाद में ये हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र पूरा। अब इसके बाद बात करेंगे हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र क्या होगा। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों को शामिल किया जाता है। सही है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में ब्रह्मपुत्र और जो इसकी सहायक नदी हैं इन्हें शामिल किया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी 3 नदियों के आपस में मिलने से निर्मित होती है। 3 नदियों के आपस में मिलने से निर्मित होती है। वो 3 नदी कौन कौन सी हैं, दिहांग या सांगपो। सही है। एक नदी ये हुई, दूसरी नदी हमारी दबांग या, और तीसरी नदी है लोहित। 3 नदियों के मिलने से ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का निर्माण होता है। दिहांग या फिर सांगपो, दबांग और लोहित नदी। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा इसमें, दिहांग नदी का उद्गम, जो दिहांग नदी है इसका उद्गम तिब्बत के पठारी क्षेत्र में राकसताल झील के निकट चेमा युंगदुंग हिमनद से होता है। तो कहाँ से होता है दिहांग नदी का उद्गम, तिब्बत के पठारी क्षेत्र में। सही है। एक स्थान है राकसताल झील, उसके निकट है चेमा युंगदुंग हिमनद, यहाँ से इसका उद्गम होता है। आगे देखते हैं, दिहांग नदी को तिब्बत के लोग सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। ये जितने भी पॉइंट इसमें मतलब लिए गए हैं वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और इससे बाहर मतलब कुछ है ही नहीं। अब पूरा कंप्लीट इसमें हमने ऐड कर दिया है सारा। दिहांग नदी को तिब्बत के लोग सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं तिब्बत के लोग इसे, सांगपो नदी के नाम से। अगला पॉइंट है, ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा नदी द्वीप है, माजुली, जो कहाँ है, असम राज्य में, और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सही है, स्थित है ये। ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम है माजुली, किस राज्य में है ये, असम में। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला पॉइंट है इसमें, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से, बांग्लादेश के अंदर। सही है। एवं गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं। तथा गंगा और जमुना की संयुक्त शाखा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, मेघना के नाम से जाना जाता है। क्या समझ में आया यहाँ पर, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, और गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, पद्मा नाम से जानते हैं। और गंगा और जमुना जो दोनों की संयुक्त जलधारा है उसको बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर है, जिसमें भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर हो जाती है। भारत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, 916 किलोमीटर, जबकि टोटल लंबाई इसकी है 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी के साथ मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण 2 नदियाँ करती हैं, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, दोनों मिलकर के सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ मानस, तीस्ता, दबांग, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। मानस, तीस्ता,
दबांग, लोहित और धनसिरी, सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। आगे देखेंगे, अब बात करते हैं गंगा नदी तंत्र की। तो गंगा नदी तंत्र क्या है? गंगा नदी तंत्र में गंगा नदी व इसकी सहायक नदियों को शामिल किया जाता है। गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों को शामिल किया जाता है। अगला पॉइंट है, गंगा नदी दो नदियों के आपस में मिलने से निर्मित होती है। कौन कौन सी दो नदी हैं? भागीरथी और अलकनंदा। इन दोनों नदियों के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। अच्छा, आगे देखते हैं, गंगा नदी दो नदियों के आपस में मिलने से निर्मित होती है। अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी दो नदियों के आपस में मिलने से निर्मित होती है। एक तो विष्णु गंगा और दूसरी धौली गंगा, दोनों के मिलने से निर्मित होती है अलकनंदा नदी। अच्छा, ये देख लेते हैं, ये पॉइंट जो है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। तो विष्णु प्रयाग जो है धौली गंगा में, जब विष्णु गंगा नदी मिलती है तो विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है, सही है। और नंद प्रयाग में क्या है? जब अलकनंदा नदी नंदाकिनी नदी में मिल जाती है तो नंद प्रयाग का निर्माण होता है। अच्छा, अलकनंदा नदी में पिंडार नदी के मिलने से कर्ण प्रयाग का निर्माण होता है। और इसी तरीके से है, अलकनंदा नदी में मंदाकिनी नदी के मिलने से रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। और अलकनंदा नदी में भागीरथी नदी के मिलने से देवप्रयाग का निर्माण होता है, सही है। इनको देख लेंगे और सही से पीडीएफ में हमारी इसमें। अच्छा, आगे है, भागीरथी नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य में गंगोत्री के निकट गोमुख हिमनद से होता है। कहाँ से होता है जी? गोमुख हिमनद से भागीरथी नदी का उद्गम गोमुख हिमनद से होता है। अच्छा, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम, किस किस का संगम? भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम उत्तराखंड राज्य के देवप्रयाग स्थान पर होता है, सही है। और यहीं से देवप्रयाग, जहाँ पर इसका भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है उत्तराखंड में देवप्रयाग, और इसके बाद जो है इसे गंगा नदी का नाम दिया जाता है, सही है। गंगा नदी किन दो नदियों से मिलकर बनती है? भागीरथी और अलकनंदा, दोनों नदियों के मिलने से जो है गंगा नदी का निर्माण होता है। और किस जगह से होता है ये? आपके देवप्रयाग से। देवप्रयाग के बाद जो है इसे गंगा नदी कहा जाता है। भागीरथी, अगला पॉइंट है, भागीरथी व भीलांगना नदियों के संगम पर भारत का सबसे ऊंचा टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। टिहरी बांध का निर्माण कहाँ पर किया गया है? ये भागीरथी और भीलांगना नदियों के संगम पर, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इस लाइन से कितने क्वेश्चन मिले हमें? 3 क्वेश्चन मिले। एक तो टिहरी बांध का निर्माण किन नदियों पर होता है? भागीरथी और भीलांगना नदियों पर। दूसरा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है, सही है। अच्छा, अगला पॉइंट है, इस बांध की ऊंचाई, टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर। क्लियर हुआ? अगला पॉइंट देखेंगे, गंगा नदी के किनारे उत्तराखंड राज्य के ऋषिकेश और हरिद्वार नगर स्थित हैं। गंगा नदी में उत्तराखंड के 2 नगर हैं, एक हरिद्वार और एक ऋषिकेश, इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं ये। अगला पॉइंट है, गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल राज्यों में बहने के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में बहने के बाद प्रवेश करती है कहाँ पर? ये बांग्लादेश में। और ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर, ठीक है, बांग्लादेश में ही, बांग्लादेश में जाकर किस नदी में मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, सही है। बंगाल की खाड़ी में जाकर के क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। अच्छा, गंगा नदी की, अगला पॉइंट है, गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितनी हुई इसकी लंबाई? 2525 किलोमीटर। अगला पॉइंट, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में
किस नाम से जानते हैं गंगा नदी को? पद्मा के नाम से। आगे के पॉइंट देखते हैं। पॉइंट है हमारे गंगा नदी की एक शाखा पश्चिम बंगाल राज्य में उससे अलग होकर बहती है, जिसे हुगली के नाम से जाना जाता है। हुगली जो नदी है ये गंगा की ही एक शाखा है और कहाँ बहती है? ये पश्चिम बंगाल राज्य में। सही है, मतलब गंगा नदी से अलग हो जाती है ये पश्चिम बंगाल में जाकर के, और हुगली नाम इसको दे दिया जाता है एक शाखा को इसकी, गंगा की। ठीक, अब हुगली नदी डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कहाँ गिरती है हुगली नदी? बंगाल की खाड़ी में। हुगली नदी पर ही पश्चिम बंगाल राज्य में फरक्का बांध का निर्माण किया गया है। फरक्का बांध किस नदी पर है? हुगली नदी पर। और किस राज्य में? पश्चिम बंगाल राज्य में। इस लाइन से कितने पॉइंट क्लियर हुए हमारे? 3। कौन कौन से? फरक्का बांध का निर्माण कहाँ है, कहाँ किया जाता है? हुगली नदी पर। और किस राज्य में? पश्चिम बंगाल राज्य में। अगला पॉइंट है गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी व हुगली नदी का संयुक्त डेल्टा, इन तीनों नदियों का संयुक्त डेल्टा जो भारत व बांग्लादेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत और बांग्लादेश में। और उसका नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा। सही है, सुंदरबन डेल्टा गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और हुगली नदी तीनों को मिलाकर के बनता है। और कहाँ बनता है ये? भारत और बांग्लादेश में। तो क्या मतलब क्लियर हुआ यहाँ पर? जो सुंदरबन डेल्टा का विस्तार है वो किन किन देशों में है? भारत और बांग्लादेश में। और इसी जगह जो है सुंदरी वृक्ष की प्रधानता है। सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन डेल्टा में। सही है, इसी डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन या फिर ज्वारी वन भी पाए जाते हैं। क्लियर? गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश का कानपुर, कौन कौन से शहर हैं उत्तर प्रदेश के? कानपुर, इलाहाबाद, कन्नौज, वाराणसी। सही है, ये स्थित हैं गंगा नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहर हो गए गंगा नदी के किनारे? कानपुर, इलाहाबाद, कन्नौज और वाराणसी। और बिहार राज्य के कौन कौन से शहर हैं गंगा नदी के किनारे? सोनपुर, पटना और भागलपुर नगर। क्लियर? आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है दाएं ओर से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियाँ। किस साइड से? दाईं साइड से, मतलब राइट हैंड से। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं इसमें? एक तो यमुना नदी है, एक सोन नदी है, एक पुनपुन नदी है, और पुनपुन को ही निरंजना नदी है। सही है, आगे है पॉइंट हमारा बाईं ओर से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियाँ। बाईं ओर से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी सहायक नदी हैं जो बाईं ओर से मिलती है गंगा में आकर? एक तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी और महानंदा। कितनी नदी हो गई जो बाईं ओर से मिलती है? गंगा नदी के बाईं साइड से मिलती हैं, वो है रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी और महानंदा। अगला पॉइंट है इसमें गंगा नदी की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा 5 अक्टूबर 2009 को दिया गया। जो गंगा की डॉल्फिन है उसे जो है राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया था? 5 अक्टूबर 2009 को। आगे देखते हैं, अब ये गंगा नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, इनके बारे में भी देख लेते हैं। कौन कौन सी सहायक नदी है? जो पहली सहायक नदी है इसकी गंगा नदी की, वो है यमुना नदी। इसके बारे में बात करते हैं अब। गंगा नदी के दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है ये। किस साइड से मिलती है गंगा में आकर के? ये दाईं साइड से। क्लियर हुआ ये? अच्छा, इस नदी की सबसे प्रमुख, यह गंगा नदी की सबसे प्रमुख व सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। इस नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर है। यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर। और ये गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है जो गंगा नदी के दाएं तरफ से आकर के गंगा में मिल जाती है। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री के निकट बंदरपुच की पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है इसका उद्गम? यमुनोत्री के निकट बंदरपुच की पहाड़ी से। सही है, और ये नदी जो है उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। ये जो यमुना नदी है ये गंगा में कहाँ करके मिलती है? ये
इलाहाबाद में आकर के मिल जाती है। और किन किन राज्यों में बहती है यमुना नदी? उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। क्लियर हुआ? यमुना नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी हैं? टोंस, चंबल, सिंध, केन और बेतवा। ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। आगे देखते हैं चंबल नदी के बारे में। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश राज्य में विंध्याचल पर्वत की पहाड़ी जानापाव, ठीक है। और जिला कौन सा है ये? मध्य प्रदेश का मऊ जिले से होता है। इसका मऊ जिला है, विंध्याचल पर्वत की पहाड़ी जानापाव से इसका उद्गम होता है चंबल नदी का। और ये नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के इटावा के निकट जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। ये कहाँ मिल जाती है जाकर? ये यमुना नदी में, सॉरी, इटावा के निकट यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है ये चंबल नदी। चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा भी बनाती है। चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। क्लियर हुआ? अगला पॉइंट है इसमें, चंबल नदी पर मध्य प्रदेश राज्य में गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया है। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? ये हमारा चंबल नदी पर। और जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध भी जो है हमारा कहाँ है? ये चंबल नदी पर। 3 बांध इस नदी पर बने हुए हैं। गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर बांध जो कि राजस्थान में है, जवाहर सागर बांध ये भी कहाँ है? राजस्थान में है। तीनों ही चंबल नदी पर स्थित हैं। चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी हैं? काली सिंध और पार्वती। इसकी 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं, काली सिंध और पार्वती। क्लियर हुआ? तो ये यहाँ तक इतनी नदियाँ हमने आज कंप्लीट कर ली हैं। इसके बाद अगली वीडियोज़ में हम जो है नेक्स्ट नदियाँ देखेंगे। और डेली जो है हमसे जुड़े रहें और इसी तरीके से जो है सभी टॉपिक कंप्लीट कराए जाएंगे EVS के, ठीक है। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारी क्लासों से। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।